रिस्क मैनेजमेंट। देखें, दो चीज़ें हैं वही जो शुरू में बताई हैं आपको, स्केड्यूल और बजट, और इन्हीं दोनों चीज़ों का ही रिस्क होता है। देखें कि अगर आप टाइम के ऊपर सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे, डिलीवर नहीं कर रहे, तब भी रिस्क है। अगर आपने जो बजट तय किया था कि जी $500 के अंदर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, उस बजट से अगर आप एक्सीड कर जाते हैं, चाहे वो $10 की एक्सीड भी क्यों नहीं कर जाते, तब भी प्रॉब्लम है, तब भी रिस्क है। अब इस रिस्क से क्या होगा, बेसिकली हमारे कंपनी की रेपुटेशन डैमेज होगी और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी डैमेज होगी, और इवन के अब देखें कि आने वाले जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हमें फ्यूचर में अगर मिलेंगे तो वो भी हमारी इसी चीज़ के ऊपर वेरी करते हैं। तो रिस्क बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द रिस्क, ड्राइंग अप द प्लान्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। बुनियादी मकसद तो बता दिया आपको, लेकिन अब हमने ये देखना है कि हर टास्क के अंदर, हर एक्टिविटी के अंदर रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है। अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए। यहाँ पे अब आप देखें कि रिस्क इज़ द probability that the some adverse circumstances will occur. Project risk affect the schedule और resources। जैसे मैंने कहा है कि प्रोजेक्ट के रिस्क जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को भी अफेक्ट करेंगे, रिसोर्सेज को भी अफेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट रिस्क जो होते हैं ये क्वालिटी को और परफॉर्मेंस को हर्ट करते हैं। प्रोजेक्ट रिस्क जो होंगे वो स्केड्यूल को और रिसोर्सेज को डैमेज करते हैं, और जो प्रोडक्ट रिस्क होते हैं वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को और उसकी परफॉर्मेंस को डैमेज करते हैं। तीसरी तरह के बिजनेस रिस्क होते हैं, ये कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को डिस्टर्ब करते हैं। और जाहिर है अगर बिजनेस रिस्क है तो उसमें आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन दांव पे लगी होगी और आप उस चीज़ पे फिर आप नहीं बिलीव कर सकते कि आपको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा। यहाँ पे अब मैंने आपको सॉफ्टवेयर रिस्क के बारे में बताया समराइज फॉर्म में कि स्टाफ टर्नओवर ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, उनकी कैटेगरी बताई कि वो रेलिवेंट किससे है, किसको अफेक्ट करता है। जैसे एक्सपीरियंस स्टाफ विल लीव द प्रोजेक्ट बिफोर इट फिनिश, कि अगर जो तजर्बाकार लोग हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ के चले जाते हैं तो जाहिर है प्रोजेक्ट पे असर होगा इसका। मैनेजमेंट चेंज आ जाता है, यानी अगर मैनेजमेंट में कोई पोजीशन बदल गई, जैसे CEO साहब कोई बदल गए, मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या प्रमोशन या डिमोशन हो गई, कोई छोड़ के चला गया, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का टीम लीड होता है वो अगर चेंज हो जाए तो ओवरऑल ज़ाहिर प्रोजेक्ट पे असरअंदाज होगा वो, और उसकी वजह आप समझ सकते हैं। हार्डवेयर अनअवेलेबिलिटी, ये भी प्रोजेक्ट पे है, यानी प्रोजेक्ट पे आपने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन आपने तय किया था कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे एक ये हार्डवेयर चाहिए, तो अब मुझे वो मार्केट में मिल ही नहीं रही। जब मुझे मार्केट में वो नहीं मिलेगी तो ऑफ कोर्स उसका असर मेरे प्रोजेक्ट पे होगा, उसकी वजह से वो लेट हो सकता है, बजट एक्सीड कर सकता है। ऑफ कोर्स हमने फ़र्ज़ करें कि जी $500 का हमें हार्डवेयर मिलना था, एक तो वो हमें टाइमली नहीं मिला, अगर हमें मिला तो अब वो 500 पे नहीं मिला, $700 पे मिला, क्योंकि वो शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमें प्राइस भी ज़्यादा पे करनी पड़ी और टाइमली भी हमें वो अवेलेबल नहीं हुआ। अब ऐसी सिचुएशन में आपका बजट भी बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट का और स्केड्यूल भी बढ़ जाएगा। दोनों सूरतों में आपका ये जो रिस्क है वो प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेगा। रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं, यानी अगर प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो वक्त के साथ साथ जैसे वो डेवलप हो, दरमियान में कोई क्लाइंट ने कहा कि रिक्वायरमेंट चेंज कर दो, उस दौरान प्रोजेक्ट पे भी असर पड़ेगा, प्रोडक्ट पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। स्पेसिफिकेशन डिले, कि भाई जो इंटरफेसेस चाहिए वो टाइमली अवेलेबल नहीं हुए, यानी जो हमें काम चाहिए वो वक्त पे नहीं मिला, प्रोजेक्ट भी डिस्टर्ब होगा, प्रोडक्ट भी डिस्टर्ब होगा। साइज़ अंडर एस्टीमेट, यानी प्रोडक्ट का जो सिस्टम का साइज़ है, हमने ये कहा कि जी ये तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, हमने अज्यूम कर लिया अपनी अजम्पशन पे, बगैर उसकी नीटी ग्रिटी डिटेल को जाने हमने ये कह दिया कि नहीं जी ये प्रोजेक्ट तो बहुत स्मॉल साइज़ का है,
तो इसलिए ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, जिसकी वजह से ज़ाहिर है प्रोजेक्ट भी डिस्टर्ब होगा और प्रोडक्ट भी डिस्टर्ब होगा। और इस तरह ये भी हो सकता है इसके इन्वर्सली कि जी आप साइज़ ज़्यादा अज्यूम कर लें, उतना हो ना, और उस हिसाब से आपने रिसोर्सेज प्लान की होंगी, उस हिसाब से आपने पूरे सिस्टम को प्लान किया होगा, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे पता चला कि इतना तो बड़ा प्रोजेक्ट था ही नहीं। तो ज़ाहिर है आपने वो लोगों को पे लगा दिया, उनकी ज़ाहिर है बजट एक्सीड कर जाएगा। ऐसे अगर इस तरह का सिनेरियो है, स्केड्यूल जो है वो शायद जल्दी बन जाना था, आपने ज़्यादा लगा दिया। खैर ये चीज़ें हो सकती हैं। केस टूल अंडर परफॉर्मेंस। केस टूल जो होते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर हेल्पफुल होते हैं। और अगर फर्ज करें कि केस टूल आपको जो मतलब मिले हैं या अवेलेबल हैं वो आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करते, तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। यानी आपने तय किया था कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं ये टूल्स इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ये पता चला कि इसमें से ये केस टूल तो हमें मिल ही नहीं रहा, शॉर्टेज है या कुछ और प्रॉब्लम है या कोई और मसला आ गया है, तो उस वजह से फिर ज़ाहिर है वो नहीं मिलेगा, तो हमें कोई और इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब और इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाए, और ये ज़ाहिर है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। टेक्नोलॉजी चेंज, कि टेक्नोलॉजी बदल गई, हम नहीं बदले, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदली। ऑफ कोर्स इसका असर प्रोडक्ट पे तो क्या पड़ना है, आपकी बिज़नेस पे पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वक्त के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज ही नहीं किया। अब आपके कंपटीटर ऐसा प्रोडक्ट बना रहे होंगे जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, हायर लेवल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो तो पिछली क्वालिटी को, लो थर्ड क्लास क्वालिटी, यानी कोई टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आजकल कोई भी नहीं इस्तेमाल करता। तो वो आप मुझे ये बताएं कि अगर प्रोडक्ट आप एक आधा बना भी लेते हैं तो वो कंपनी की रेपुटेशन गिराएगा, और ऑफ कोर्स आपकी बिज़नेस की रेपुटेशन हर्ट होगी इससे। आखिर में प्रोडक्ट कंपटीशन, ऑफ कोर्स एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन अकेली तो नहीं होती मार्केट के अंदर, कई और ऑर्गेनाइजेशन होंगी उनके साथ, तो उनका उसके साथ कंपटीशन होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। तो जाहिर है अगर आप ये नहीं समझ के प्रोडक्ट बनाएंगे कि आपका कंपटीटर भी बैठा हुआ है, तो फिर तो वो प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको उससे कोई फ़ायदा हासिल हो या आपकी कंपनी की रेपुटेशन उससे बढ़े। तो ये अंदाज़ा तो आप नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि जब आप प्रोडक्ट बनाएं तो आप अपने कंपटीटर को उसका एनालिसिस करें कि वो कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, उससे बेहतर होना चाहिए या उसके लेवल का तो कम से कम होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि उसके लेवल से भी डाउन हो जाए, ये प्रोडक्ट तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे है जी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। रिस्क सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, ये मैं सारे आपको बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में। उसके बाद उस रिस्क का एनालिसिस किया जाता है कि भाई प्रोडक्ट से रिलेटेड है या प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये रिस्क है, उसके क्या वजूहात हैं आने की, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उस चीज़ को ढूंढना, उसकी रीज़न को तलाश करना कि ऐसा क्यों है, ये रिस्क का एनालिसिस होता है। उसके बाद हम रिस्क प्लान करते हैं कि अगर ये ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हमें इस रिस्क का सामना करना पड़ता है तो मैं फिर उसको कैसे अवॉइड करूँगा, मिनिमाइज़ करूँगा, ताकि उसकी वजह से मेरे ना तो प्रोडक्ट पे कोई असर अंदाज वो हो, ना मेरे प्रोजेक्ट पे असर अंदाज हो, ऑफ कोर्स एज वेल बिजनेस के ऊपर भी असर अंदाज ना हो। फाइनली रिस्क की मॉनिटरिंग होती है। अब क्योंकि हमने ये तय तो कर लिया, प्लान भी बना लिया, अब हम एक यानी टीम बनाएंगे जो रिस्क को देख रही होगी, या वही मैनेजमेंट के ज़िम्मे होगा ये वाला काम कि वो मॉनिटर करे साथ साथ क्या हम जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, या हम रिस्क को भूल तो नहीं गए कि हमें पता था कि इस स्टेज के ऊपर ये आ सकता है लेकिन हमने उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिस्क को मॉनिटर करना पड़ेगा हमें ओवरऑल द डेवलपमेंट। यहाँ पे अब मैंने आपको
डायग्राम इसका दिखाया। अब आप इसको दोनों तरीक़ों से इनके नाम याद रखेंगे। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जिससे आपको मतलब लिस्ट चाहिए जो रिस्क हो सकते हैं। उसके बाद आप रिस्क का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद यानी एनालिसिस के दौरान प्रायोरिटाइज भी कर लेंगे रिस्क को। भाई सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल रिस्क है वो हायर कौन सा है, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है उसको टॉप पे रखें, जो सबसे लो है उसको आखिर में कर लें। लेकिन इसमें यह होगा कि जो सबसे हायर वाले हैं उनको सबसे पहले इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि उनकी वजह पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उसके बाद रिस्क प्लान करते हैं। प्लान के अंदर मैंने जैसे कहा है कि रिस्क को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, कंटीजेंसी प्लान्स बनाए जाते हैं और फाइनली रिस्क को मॉनिटर किया जाता है। ये असेसमेंट होगी और यहाँ हम मॉनिटर करेंगे। हो सकता है हमें यहाँ से वापस फिर दोबारा रिस्क एनालिसिस करना की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये भी प्रोसेस का हिस्सा है। अब मैं इसके बारे में बड़ा फास्टली ग्रो करूँगा कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है, इसमें टेक्नोलॉजी रिस्क हो जाते हैं, पीपल रिस्क हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट रिस्क हो जाते हैं और एस्टिमेशन हो जाते हैं। अब इस तरह के नाम से ही इनके ज़ाहिर हैं कि इस तरह के रिस्क जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब इनको मैंने आगे दिखाए हैं, उनकी टाइप के हवाले से डिस्क्राइब किया थोड़ा सा। टेक्नोलॉजी वही कि डेटाबेस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जिस हिसाब से आपको चाहिए, यानी उसकी जो साइकिल की स्पीड है ट्रांजैक्शन की वो पर सेकंड वो नहीं है जो आप चाहते थे या आपका क्लाइंट चाहता है, तब प्रॉब्लम है। इसके अलावा पीपल का क्या रिस्क होता है कि आपने जो स्टाफ रिक्रूट किया है वो इतना काबिल नहीं है या जितना काबिल आपको चाहिए वो मिलना ही नामुमकिन है। मतलब आपको स्टाफ ऐसा नहीं मिला जो उस लेवल की क्वालिटी को बिल्ड कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर यानी हमने जैसे ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर कर दिया, लोगों को प्रमोट कर दिया या डिमोट कर दिया, ये ट्रांसफ़र कर दिया ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, तो ये रिस्क हो गया ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। टूल्स नहीं मिले, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस टूल्स जो हैं वो इनएफिशिएंट मिल गए हमें, हमने वो इस्तेमाल नहीं कर सके जो कि एफिशिएंट होने थे। रिक्वायरमेंट्स बदल गई किसी भी स्टेज के ऊपर, डिज़ाइन के स्टेज के ऊपर या डेवलपमेंट की स्टेज के दौरान, तो हो सकता है कि कस्टमर आप अंडरस्टैंड ही ना कर सके रिक्वायरमेंट्स चेंज का असर, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि रिक्वायरमेंट, वो तो कहेगा जी मुझे ये बटन ऐसा नहीं ऐसा बना के दें, उसकी वजह से शायद पूरा प्रोजेक्ट ही दोबारा बनाना पड़े हमें। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एस्टिमेशन वही कि टाइम हमने जो तय किया था एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए 15 दिन, तो वो या तो ज़्यादा टाइम हम लगा बैठे हैं या कम टाइम लगा बैठे हैं। ये एस्टिमेशन में भी गलती आ सकती है। तो ओवरऑल रिस्क एनालिसिस के अंदर के रिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है, रिस्क सीरियस कितना है, क्रिटिकल है या माइनर लेवल है, और वही हम इसको वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई एंड वेरी हाई की कैटेगरी में ले आते हैं। और फिर रिस्क अफेक्ट माइट बी कैटास्ट्रोफिक, सीरियस, टॉलरेबल, इनसिग्निफिकेंट। कैटास्ट्रोफिक जो बहुत क्रिटिकल होता है, सीरियस भी क्रिटिकल होता है, टॉलरेबल ये है कि जी इसको करने की ज़रूरत है, इनसिग्निफिकेंट को हम इग्नोर भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। आगे रिस्क एनालिसिस में मैंने ये मुख्तलिफ रिस्क दिखाए हैं आपको और उनकी प्रोबेबिलिटी भी दिखाई है और इफ़ेक्ट भी दिखाया। जैसे ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस का प्रॉब्लम हो जाए, बजट आप ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, तो इस रिडक्शन हो जाए तो प्रोबेबिलिटी तो लो है, लेकिन ये कैटास्ट्रोफिक है, यानी काफ़ी मतलब क्रिटिकल है। लोग नहीं मिल रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, कैटास्ट्रोफिक भी है, क्योंकि लोग नहीं मिल रहे तो काम ही नहीं होगा। इसी तरह कोई ख़ास बंदा नहीं मिला और ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर कर दिया, ये भी वेरी हाई है और सीरियस किस्म का रिस्क है। और भी इसमें और दिखाए हुए मैंने कि वही केस टूल्स सारे मैंने उनकी बताई हुई, इनको आप पढ़ लेंगे। रिस्क प्लान करना पड़ता है आगे कि मतलब स्ट्रेटजी बनाएं, कोई प्लान करें उसको, क्योंकि रिस्क को ख़त्म किया जाए, रिड्यूस किया जाए। अवॉइडेंस स्ट्रेटजी में तो हम करते हैं कि आए ही ना, मिनिमाइज में हम कम करने की कोशिश करते हैं और कंटीजेंसी में हम फिर उस रिस्क से डील करते हैं प्लान बना के। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल, रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम वही कि लोग नहीं मिल रहे, तो लोग नहीं मिल रहे तो शायद उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया है। और स्टाफ इलनेस, स्टाफ लोग जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे,
मतलब जॉब को जॉब समझ के काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस तरह प्रॉब्लम आ सकती है। और रिक्वायरमेंट्स चेंज आ जाएं तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने शुरू में सारी चीज़ें समझ ली हैं तो इनको पढ़ने से आपको सारी। अगला जो फैक्टर है वो रिस्क मॉनिटरिंग है। रिस्क मॉनिटरिंग में असेस ईच आइडेंटिफाइड द रिस्क रेगुलरली टू डिसाइड वेदर और नॉट इट्स बिकमिंग लेस और मोर। तो यानी हमने असेस करना है, साथ साथ उसको मॉनिटर करना है। उसकी वजह से कोई अफेक्ट आ रहा है तो वो भी हमने देखना है। तो हर बंदे से डिस्कस करना है, मीटिंग्स करनी है मैनेजमेंट, ताकि ये चीज़ हो। इंडिकेटर्स हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यही होगा कि हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर की सपोर्ट से पता चल जाएगा। लोगों का जो रिस्क इंडिकेटर है कि जी पुअर स्टाफ मॉरल, यानी लोग काम सही नहीं कर रहे, रिलेशनशिप सही नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। ऑर्गेनाइजेशनल के हवाले से लैक ऑफ द एक्शन सीनियर मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट जो है वो सोई हुई मैनेजमेंट है, यानी कोई एक्शन नहीं ले रही किसी चीज़ पे। टूल्स नहीं मिल रहे, कोई टूल्स ढूंढने की कोशिश ही नहीं की गई है, तो डिमांड जो है वो उनकी हाई थी, हम नहीं पे कर सके। इस तरह रिक्वायरमेंट्स चेंज रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट और आपके जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो सही नहीं है। क्योंकि ताल्लुक़ का मतलब ये इस सेंस में आप लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, इस तरह की चीज़ें हैं। और एस्टिमेशन में ये है कि जी आप सही तरीके से स्केड्यूल मीट नहीं कर सके और ज़ाहिर है प्रोडक्ट डिले हो जाएगा और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो बकिया चीज़ें थी हमने देख ली। ये चैप्टर हमारा आज मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है काफ़ी इन्जॉय किया होगा लेक्चर आपने, और इनको आप पढ़ लेंगे अपनी बुक से। और फर्दर लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।